एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशियस एकेडमी। मैं हूँ ऋषिका जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एआई की यूनिट नंबर 6 जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज से। तो नेचुरल लैंग्वेज मतलब कि हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है वो, जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, ये सारी भाषाएं। मतलब कि जो भी भाषा हम लोग यूज करते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज हो जाएगी अपनी। अब इन नेचुरल लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि सिंटेक्स हो गए, लेक्सिकन्स हो गए, सिमेंटिसिस हो गए। अब ये भारी भारी शब्द देख के घबराना नहीं, इनको हम लोग आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। अब दूसरा फीचर ये है कि नेचुरल लैंग्वेज रिडंडेंट होती हैं, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन रहती है हम उसको अलग अलग तरीके से कन्वे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। उसी के साथ साथ जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ बदलती जाती हैं। कुछ नए वर्ड्स जुड़ जाते हैं, कभी कुछ नए स्लैंग्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें। अब ये तो हमने बात कर ली नेचुरल लैंग्वेज की। अब हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में भी समझ लेते हैं। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पाइथन यूज करते हैं, C++, जावा, HTML। तो इन सारी लैंग्वेज से हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। पर अब क्या ये कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज समझते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग अपनी लैंग्वेज को उस भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि कंप्यूटर समझते हैं। अब ये काम हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रोल आता है NLP का। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसका पर्पस ही यही है कि वो कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच में बातचीत करवा सके। तो जो NLP रहती है वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो रहती है उसको नेचुरल फॉर्म में से कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो रहते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में ही समझ पाते हैं। तो NLP उनको मदद करती है समझने में। और तो और NLP AI का एक सबसेट है। तो NLP की मदद से जो भी कंप्यूटर्स रहते हैं या जो भी मशीन्स रहती हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को भी समझ पाती हैं, उनको एनालाइज करके उनका कुछ मीनिंग निकाल पाती हैं और रिप्लाई भी दे पाती हैं। अब हम लोग फटाफट से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो ये वॉइस असिस्टेंट्स में यूज होती है। तो ये जो वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, एलेक्सा हो गई, सीरी हो गई, गूगल असिस्टेंट हो गया, तो ये लोग NLP का यूज करके जो भी हम उनको बोलते हैं वो समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर देते हैं। और तो और ये ऑटो जनरेटेड कैप्शंस में भी यूज होती है, जैसे कि YouTube पे हमको ऑटो जनरेटेड कैप्शंस मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी हमारी स्पीच रहती है वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसी के साथ साथ ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी यूज होती है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो भी टेक्स्ट या स्पीच रहती है उसको वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता देता है। और तो और ये सेंटिमेंट एनालिसिस में भी काम आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कस्टमर का इमोशन कैसा था, उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, सर्विस कैसी लगी, तो वो सब हमें इससे पता चल जाता है। उसके बाद है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो इसका काम ही है क्लासिफिकेशन करना। तो ये सेंटेंस और डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई कर देता है। जैसे कि हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स आए तो उनको ये क्लासिफाई करके बता देगा कि कौन सा फूड का है, कौन सा स्पोर्ट का है, कौन सा पॉलिटिक्स का है। उसी के साथ साथ ये कीवर्ड एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी ज्यादा यूज्ड वर्ड है तो ये उसको बता देगा, हाईलाइट करके एक्सट्रैक्ट करके बता देगा, या कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है तो ये वो भी बता देगा। अब ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है इसकी भी स्टेजेस होती हैं। तो इसकी टोटल 5 स्टेजेस है। तो सबसे पहली स्टेज है लेक्सिकल एनालिसिस। तो जैसे कि हमारे पास पूरा सेंटेंस है तो ये क्या करेगा, ये पूरे सेंटेंस को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, क्योंकि लेक्सिकन का मतलब ही यही होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन अ लैंग्वेज। मतलब कि जो भी वर्ड्स यूज किए गए या फ्रेजेस यूज करें वो।
तो इसका काम यही है कि ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा पूरे सेंटेंस को। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज आती है सिंटैक्टिक एनालिसिस, या फिर इसको पर्सिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या करता है, वो जो भी ग्रामर है उसको चेक करता है सेंटेंस में, कि मतलब जो ग्रामर लगा है उससे कुछ सही रिलेशन निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा, और जो इलॉजिकल होते हैं सेंटेंस उनको करेक्ट भी कर देता है ये। जैसे कि एग्जाम्पल दिख रहा है, द क्विक ब्राउन जम्प्ड फॉक्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये तो क्या है, जम्प्ड फॉक्स, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसने क्या करेक्ट कर दिया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड स्टेज पे, जो कि है सिमेंटिक एनालिसिस। तो अब इसमें क्या करता है, वो पूरे को, हर एक छोटी छोटी चीज को, सबको चेक करता है कि जो भी टेक्स्ट है उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा। जैसे कि अगर मैंने उसको सेंटेंस दिया, आई बॉट अ हॉट आइसक्रीम, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हॉट आइसक्रीम कोई कैसे खरीदेगा। तो इस चीज के बेसिस पे वो इस पूरे सेंटेंस को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मतलब सेंटेंस में देखता है कि मीनिंग निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा, और वो लॉजिकल है या नहीं है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या करता है, वो जो भी स्टोरी बन रही रहती है तो ये उसको देखता है कि मतलब हर सेंटेंस का आपस में कुछ रिलेशन है कि नहीं। जैसे कि ये तुम लोगों को एग्जांपल दिख रहा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग, फिर उसके आगे लिखा है देन इट वेंट इनटू द थिक बुशेस। तो इसमें वो रिलेशन देखेगा कि इट क्या है, तो उसको पता चलेगा कि इट क्या है, फॉक्स है। पर इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स jumped over it then it went into the thick bushes। अब इसमें ये जो it है इसका कुछ मतलब निकल रहा है, किसके ऊपर से जंप किया वो, ये तो वो बता ही नहीं रहा है। तो उसको ये यहाँ पर गड़बड़ मिल गई जिसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। उसके बाद फिर हमारी लास्ट स्टेज आती है जो कि है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। अब इसमें क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है भी या नहीं है, मतलब कि ये लॉजिकल है कि नहीं। मतलब कि जैसे हम कभी कभी हिंदी में मुहावरे यूज करते हैं कि लाल पीले होना, तो सच में इंसान लाल पीला तो होता नहीं है। तो ये उसी को चेक करता है कि लॉजिकल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, इस टाइप से। जैसे कि रिलैक्स, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसने सच में टांग खींच ली उसकी। इसका मतलब तो पता है हमें कि इसका मतलब होता है कि वो ऐसा कहना चाह रहा है कि वो मजाक कर रहा है बस। तो मतलब जो हम ऐसे यूज करते हैं ना सेंटेंस जिनका वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, पर ये उन्हें भी फाइंड करने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में मीनिंग हो क्या सकता है। तो ये मतलब जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उससे प्रैक्टिकल वे में डील करता है। ठीक है, अपने आइडियाज और प्रिंसिपल्स को कोने में रख के हम वो सेंटेंस बोलते हैं जिनका एक्चुअल में वो मतलब नहीं होता, पर हम लोग आपस में समझ जाते हैं कि क्या मतलब है। तो इसकी फटाफट से एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है लेक्सिकल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, जो भी सेंटेंस रहता है उसको वर्ड्स में तोड़ दिया जाता है। फिर सिंटैक्टिक एनालिसिस है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ग्रामर होती है उसको चेक किया जाता है। फिर सेमांटिक एनालिसिस है, तो इसमें क्या चेक करते हैं, वर्ड्स को चेक करते हैं कि कुछ मतलब निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा। उसके बाद फिर डिस्कोर्स इंटीग्रेशन आता है, तो हम इसमें जो भी स्टोरी रहती है और जो वर्ड्स रहते हैं उनका रिलेशनशिप चेक करते हैं। और फिर लास्ट प्रैग्मेटिक एनालिसिस, तो इसमें हम लोग जो भी सरकाज़्म रहता है ना उसको चेक करते हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी 5 स्टेप समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैटबॉट्स के बारे में। तो चैटबॉट क्या करते हैं, हमसे बातें करते हैं। तो चैटबॉट ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि इंसानों से बात करते हैं उनकी लैंग्वेज में। अब वो बात कैसे करेंगे, तो या तो वो वॉइस कमांड्स का यूज करते हैं या फिर टेक्स्ट का, और कुछ चैटबॉट तो इन दोनों का ही यूज करते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने भी कभी चैटबॉट से बात करी होगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वाले चैटबॉट का यूज करते हैं। तो हम लोग चैटबॉट से इंटरेक्ट करते हैं, और अगर हमारी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है या अजीब होती है तो वो जो चैटबॉट रहता है वो अपनी कॉल या मैसेज किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के पास ले जाता है।
और फिर हम एक इंसान से बात करते हैं। तो जो चैटबॉट्स होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन से बात करते हैं और फिर धीरे धीरे ये सीखते जाते हैं कि इंसानों से बात कैसे की जाती है। अब ये चैटबॉट क्या क्या कर सकते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हमें, जैसे कि जो FAQs रहते हैं उनका आंसर ये इजीली दे पाते हैं। उसी के साथ साथ ये ट्रबल शूट करने में भी मदद करते हैं, मतलब कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं तो ये उनको भी सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद ये इवेल्युएट एंड क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट्स। तो ये जो चैटबॉट रहते हैं ये कोई भी कस्टमर को डिफाइन कर पाते हैं, मतलब देखेंगे कि हाँ ये हमारा कस्टमर है। उसके बाद उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसकी मदद से इनको पता चलता है कि उस कस्टमर का बजट क्या है, क्या नीड है, तो वो सारी चीजें जानना। और कहीं ना कहीं ये कस्टमर की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि ये हमारी सिंगटन। तो अगर हम इससे प्लान्स पूछते हैं कि क्या क्या पैकेज हम डलवा सकते हैं तो देखो ये सारे प्लान्स दिखा देगी, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो ये सारे काम करना। और तो और ये इस तरीके से सेल्स भी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि अगर कोई कस्टमर है वो डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करने आया, तो जैसे ही वो वेबसाइट पे विजिट करेगा तो कस्टमर इन चैटबॉट से बात कर सकता है, जो भी इनके क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछ सकता है और प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से जो सेल्स रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है चैटबॉट के, जैसे एलिजा, मित्सुकू, क्लेवरबॉट एंड सिंगटेल। तो इनसे तुम लोग बात कर सकते हो। अब ये जो चैटबॉट होते हैं ना ये दो तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं स्क्रिप्ट बॉट और कुछ होते हैं स्मार्ट बॉट। तो अगर इनके बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें तो जो स्क्रिप्ट बॉट रहते हैं उनको हम लोग एक स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, तो वो उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देंगे। जैसे कि अगर मेरे पास ये चैट बॉट है, मैंने इसे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दे दिए और वो पकड़ा दिए और बोला कि भाई जो भी आए ये क्वेश्चन पूछे तो इसका ये आंसर दे देना। तो स्क्रिप्ट बॉट जो रहते हैं बस वो इतना ही काम करेंगे, ठीक है। जबकि जो स्मार्ट बॉट रहते हैं वो मतलब थोड़ा सा खुद का एक्सपीरियंस या जो भी चीज़ें रहती है वो लगा के एक आंसर देते हैं। मतलब अगर स्मार्ट बॉट से कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन भी पूछा जाए तो हो सकता है वो जवाब दे दे, पर स्क्रिप्ट बॉट नहीं देते बिल्कुल भी। तो फटाफट से इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो जो स्क्रिप्ट बॉट रहता है उसको बनाना आसान होता है और जो स्क्रिप्ट बॉट रहता है वो एक स्क्रिप्ट के अराउंड ही वर्क करता है। अगर उससे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। उसी के साथ साथ हम लोग इसको किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ इनमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स होती नहीं है और अगर बाय चांस है तो वो बहुत कम होती है। और अगर इनके फंक्शनैलिटी की बात करें तो वो बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अब हम स्मार्ट बॉट्स की बात कर लेते हैं। तो जो स्मार्ट बॉट रहते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं और पावरफुल भी रहते हैं, क्योंकि मतलब उनमें थोड़ा सा स्मार्टनेस रहती है ना, तो वो फ्लेक्सिबली काम कर सकते हैं। उनसे अगर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी पूछा जाए तो वो आंसर दे सकते हैं। और अगर इनको ज़्यादा आंसर देने हैं तो इनको डेटा भी ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए जो स्मार्ट बॉट्स रहता है वो बड़े बड़े डेटाबेस पे काम करते हैं। और तो और स्मार्ट बॉट को सीखने के लिए भी ज़्यादा डेटा चाहिए रहता है और इनका थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, तो कोडिंग रिक्वायर्ड रहती है, हमें अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ती है। और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो वाइड है, मतलब कि ज़्यादा है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो जैसे हम अगर ह्यूमंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है, पर जो कंप्यूटर्स रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें NLP का रोल रहता है। NLP की वजह से ही जो कंप्यूटर्स रहते हैं वो भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो होती है उसको समझ पाते हैं और हमसे बातें कर पाते हैं। तो हमें ये चीज़ भी पता है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी न्यूमेरिकल होती है, तो हमें अपनी लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और इस कन्वर्जन को थोड़े से स्टेप्स लगते हैं होने में। तो इसमें से सबसे पहला स्टेप है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की मदद से जो भी मतलब डेटा रहता है उसको हम क्लीन कर पाते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं, पर उसके पहले हम लोग
कॉपस क्या होता है वो जान लेते हैं। तो जो कॉपस होता है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कहते हैं हम लोग। तो मतलब जो भी टेक्स्ट रहता है, जो भी वर्ड्स रहते हैं, उनको हम कॉपस कहते हैं, जो कि अलग अलग डॉक्यूमेंट के हो सकते हैं। तो जो भी टेक्सचुअल डेटा है उसको हम कॉपस कहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन पे। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की कुछ स्टेप्स होती हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहली स्टेप होती है सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन मतलब तुम लोग जानते ही हो, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देना, मतलब अलग अलग पार्ट्स में बांट देना। तो जो भी टेक्स्ट रहता है हमारे पास, जैसे कोई अगर पैराग्राफ है तो हम उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे, मतलब सेंटेंस वाइज उसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि तुम लोग आंसर लिखने के लिए करते हो, कोई भी पैराग्राफ में चीज लिखी होगी तो उसको पॉइंट्स में करके लिख देते हो, तो सेम ये वैसा ही है। तो पहली स्टेप हो गई सेंटेंस सेगमेंटेशन। फिर दूसरी स्टेप आ जाती है टोकनाइजेशन। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर एक वर्ड को, हर एक स्पेशल कैरेक्टर को या फिर कोई नंबर को हम लोग सेपरेटली देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे कर दिया है, सेपरेट कर दिया है सबको। तो जितनी भी चीजें थी, वर्ड्स थे, उन सबको सेपरेट कर दिया हमने। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। अब ये स्पेशल कैरेक्टर्स, स्टॉप वर्ड और नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो स्टॉप वर्ड्स वो होते हैं जो कि बार बार आते हैं कॉर्पस में, जैसे कि इज, एम, आर, इट, इनटू, इफ, देयर। तो ये सारे स्टॉप वर्ड हो गए। फिर स्पेशल कैरेक्टर जैसे ये @, हैशटैग, परसेंटेज या फिर कुछ नंबर्स, तो हम लोग इनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए ये वर्ड्स थोड़े सी इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमें समझने में मदद करते हैं। बट कंप्यूटर्स के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। पर ये चीज़ कहीं ना कहीं कॉर्पस पे भी डिपेंड करती है कि हम किस टाइप के कॉर्पस पे वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो स्टॉप वर्ड्स है या स्पेशल कैरेक्टर है उनका यूज़ है या नहीं है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास कोई डेटा है, कोई कॉर्पस है जहाँ पर मेरे पास सबकी ईमेल आईडीज लिखी हुई हैं, तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर होगा, मेरे पास नंबर्स होंगे। तो अब मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि उनको भी रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि एक ईमेल आईडी में उनका भी रोल होता है। तो इसीलिए ये चीज़ थोड़ी सी डिपेंड करती है कि किस टाइप के डेटा पे आप वर्क कर रहे हो। अगर उस डेटा में ये स्टॉप वर्ड्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, नंबर्स हो गए, अगर इनकी इम्पोर्टेंस है तो इनको रिमूव नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी फोर्थ स्टेप पे, जो कि है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। तो अब इसमें अलग अलग केस होते हैं, ठीक है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। तो उसकी वजह से हमारे सेंटेंस में कुछ लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं और कुछ स्मॉल हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सारे जो भी टेक्स्ट हैं उसे एक कॉमन केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि तुम लोगों को यहाँ दिख रहा है अलग अलग हेलो लिखा हुआ है, तो उसको उसने एक लोअर केस वाले हेलो में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारी फिफ्थ स्टेप आती है जो कि है स्टैमिंग। तो अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से एफिक्सेस को रिमूव कर दिया जाता है। मतलब कि जो भी लास्ट में ये लगते हैं ना, ईडी, आईएनजी, तो इन सब को रिमूव करके हम उनका बेस फॉर्म लिख देते हैं। जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है हील्ड था, तो उसमें से ईडी को रिमूव करके हील बना दिया, हीलिंग को भी हील बना दिया और हीलर को भी हील बना दिया। और जो ये स्टडीज था उसको देखो, उसकी स्पेलिंग इसने बिगाड़ दी, STUDI कर दिया। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा कि ये जो स्टेमिंग वाली प्रोसेस है ना, इसको कोई मतलब नहीं है कि जो बेस वर्ड है उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ये तो बस कन्वर्ट करके रख देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो है लेमेटाइजेशन। तो ये लेमेटाइजेशन में क्या होता है, तो इसमें भी जो एफिक्स रहता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, सेम रहता है स्टेमिंग जैसे, पर बस डिफरेंस इतना है कि ये जो लेमेटाइजेशन है इसमें ये एक मीनिंगफुल वर्ड में ही कन्वर्ट करेगा। जैसे देखो, हील्ड का हील कर दिया, हीलिंग का हील कर दिया, हीलर का हील कर दिया, पर जो स्टडीज था उसका स्टडी करा है।
और स्टैमिंग में इसका कुछ और ही बना दिया था। तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस है कि ये जो लेमेटाइजेशन रहता है इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड हमें मिल जाता है, जबकि स्टैमिंग में वो जल्दी जल्दी में कुछ भी करके दे देता है। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल है, केयरिंग है तो लेमेटाइजेशन में उसने केयर कर दिया उसको, पर स्टैमिंग में क्या कर दिया, कार बना दिया उसको। तो उसने कहाँ केयरिंग और उसका कार बना दिया। तो शॉर्ट में फटाफट से इनका डिफरेंस देख लेते हैं, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। तो देखो स्टैमिंग में क्या करते हैं, उसका प्रीफिक्स हटा देते हैं और फिर उसका एक बेस वर्ड निकाल लेते हैं जिसको हम स्टैम कहते हैं। अब लेमेटाइजेशन में क्या होता है कि जो भी वर्ड रहता है उसका प्रीफिक्स सफिक्स हटा देंगे और फिर उसको डिक्शनरी फॉर्म में लिख देते हैं, जिसको हम लेमा भी कहते हैं। अब अगर हम आउटपुट की बात करें तो जो स्टैमिंग होता है उसमें नॉन रियल वर्ड्स भी हमें मिल सकते हैं आंसर में, बट लेमेटाइजेशन में एक वैलिड डिक्शनरी वर्ड ही मिलता है एज एन आउटपुट। मतलब डिक्शनरी का शब्द मिलेगा, गलत शब्द नहीं मिलेगा। जैसे देखो इसमें क्या कर दिया, रनिंग का रन डबल एन लगा दिया। उसके बाद देखो जो स्टैमिंग रहता है उसको कोई कंटेक्स्ट से मतलब नहीं रहता, मीनिंग से मतलब नहीं रहता, पर जो लेमेटाइजेशन रहता है वो जो पूरा सेंटेंस का कंटेक्स्ट रहता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देता है। उसके बाद जो स्टैमिंग प्रोसेस रहती है वो थोड़ी सी फास्टर रहती है और जो लेमेटाइजेशन रहती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और जो स्टैम रहता है वो हो सकता है रियल ना हो, मीनिंगफुल वर्ड ना हो, बट जो लेमा होता है वो अधिकतर मीनिंगफुल वर्ड ही होते हैं, मतलब कि वो करेक्ट ही होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का। अगर एग्जाम में आएगा तो ये पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बैग ऑफ वर्ड्स। तो ये जो बैग ऑफ वर्ड्स है ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है। ठीक है, ये एक क्या है, मॉडल है, एनएलपी मॉडल है ना। अब ये क्या करता है, ये जो भी टेक्स्ट रहता है उसके जो भी फीचर्स रहते हैं उनको निकालने में मदद करता है। तो देखो जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है कि एक कॉपस है, तो उसमें जो जो वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बना दी और उसके सामने नंबर्स लिख दिए कि वो वर्ड कितनी बार इसमें आ रहा है, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हो ना कि वो वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो जितनी बार आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इससे हम लोग क्या समझे कि बैग ऑफ वर्ड हमें दो चीज के बारे में बता रहा है। पहली चीज तो किन किन वर्ड्स का यूज किया गया है हमारे कॉपस में, और दूसरी चीज कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कि वो लोग कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो बैग ऑफ वर्ड है ये हमें ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सीक्वेंस है सेंटेंस की या फिर टोकन्स की, टोकन्स मैंने बताया था ना, अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, उन्हें हम टोकन्स कहते हैं। तो जो टोकन्स की सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करती। तो क्या चीज मैटर करती है, तो यहाँ पर यूनिक वर्ड्स की इम्पोर्टेंस है और वो वर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उस चीज की इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग इसकी भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहली स्टेप है कलेक्टिंग डेटा एंड प्री प्रोसेसिंग इट। मतलब कि क्या हमें क्या करना है, जो भी डेटा है हमें उसे कलेक्ट कर लेने का है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिख रहा है तुम लोगों को, अलग अलग डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट 1 है जिसमें लिखा है अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड। फिर डॉक्यूमेंट 2 के बारे में दे रखा है अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, और डॉक्यूमेंट 3 में दे रखा है अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। तो अब देखो सबसे पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो वो चीज़ करी हुई है ना। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में देखो सारे जो भी वर्ड्स हैं उनको अलग 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 लिख दिया। अब जो हमारी सेकेंड स्टेप है वो है क्रिएट अ डिक्शनरी। तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी डिक्शनरी बनाएंगे, मतलब कि एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट में सेम वर्ड रिपीट हो रहा है फिर भी हम उसे एक ही बार लिखेंगे। जैसे अमन अवनी हो गया, तो ये 2 बार आ रहा है अलग अलग डॉक्यूमेंट में, पर इधर एक ही बार लिखा है ऐसे। उसके बाद थर्ड स्टेप है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर। तो इसमें क्या किया गया है, एक टेबल बना दी है और उसमें नीचे फ्रीक्वेंसी लिख दी गई है कि एक डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड कितनी बार आया। तो जैसे कि पहला वाला सेंटेंस था तो उसमें अमन एक बार था, एंड एक बार था, अवनी एक बार था, आर एक बार था, स्ट्रेस्ड एक बार था, और बाकी सब थे ही नहीं, तो 0 0 लिख दिया सबके नीचे। उसके बाद हमारी फोर्थ स्टेप आती है जो कि है
क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब हमने पहले तो एक डॉक्यूमेंट का बनाया, अब सारे डॉक्यूमेंट का बनाएंगे। तो देखो वही टेबल है वैसे ही बना दिए। देखो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी एक एक बार थे उन सब के नीचे एक एक लिखा है, बाकी सबके नीचे 0। फिर सेकंड डॉक्यूमेंट में जो यूज हुए हैं उनके नीचे एक एक बार लिख दिया है और फिर बाकी सबके नीचे 0 लिख दिया। तो ये वैसे ही बनाया है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हमारी ये स्टेप्स खत्म हो जाती है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे। मतलब कि जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करके रखेंगे। उसके बाद फिर हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, मतलब कि जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो सारे एक लिस्ट में लिख लेंगे। उसके बाद जो तीसरी स्टेप है उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाएंगे। मतलब हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग वेक्टर बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि कितनी बार एक वर्ड आया है। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि क्या हम लोग क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट वेक्टर बना लेंगे। मतलब कि एक टेबल बना लेंगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इसके पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है। अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो ये वाला नहीं समझ में आएगा। तो इसको भी फटाफट से स्टार्ट करके ख़त्म कर देते हैं। लास्ट टॉपिक है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हमने बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिदम के बारे में जाना कि वो हमें ये बताता है कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, पर अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, 3 डॉक्यूमेंट हैं और तीनों में एयर पोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें जो मेरा मोस्ट अकरिंग वर्ड होगा या फिर वो वर्ड जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने वाली है, तो वो वर्ड्स कौन से बनेंगे, एयर बनेगा और पोल्यूशन बनेगा। तो ये वर्ड्स मेरे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा आने वाले हैं तो इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। पर अगर मान लो मेरे पास 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनमें तीनों में अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि एक में एयर पोल्यूशन है, दूसरे में विमेन एम्पावरमेंट है और तीसरे में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस में जो एयर या फिर पोल्यूशन है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं होने वाली है क्योंकि तीनों ही अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। तो इसमें फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होने वाली है, तो ऑब्वियसली एंड, दिस, दैट, इज, आर, इन सब की। पर हम लोग इन वर्ड्स की बात ही नहीं करते कॉर्पस में क्योंकि ये वर्ड्स ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं पर मशीन्स के लिए नहीं, क्योंकि जो मशीन्स रहती है उनको इन वर्ड्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कॉर्पस के बारे में। तो इन वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं और इन्हें रिमूव कर दिया जाता है पहले ही। तो जैसे कि तुम लोगों को ये ग्राफ दिख रहा होगा तो इसमें भी दिख रहा है कि जो स्टॉप वर्ड्स हैं उनकी अकरेंस सबसे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उनको नेग्लिजिबल वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है, इसलिए जो वैल्यू है वो उनकी नेग्लिजिबल ही है क्योंकि देखो इधर से अगर ग्राफ स्टार्ट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबर्स देना स्टार्ट करते हैं, तो जो स्टॉप वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू सबसे कम है और उनकी अकरेंस सबसे हाई है। तो कॉर्पस में जो भी वर्ड सबसे ज़्यादा बार रिपीट होंगे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और उनको प्री प्रोसेसिंग स्टेज में ही रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो अकरेंस है वो एकदम से देखो कम हो गई, एकदम से कम हुई है। तो इन वर्ड्स की कुछ वैल्यू होती है, इसीलिए हम इन्हें फ्रिक्वेंट वर्ड्स कहते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये जनरली जो डॉक्यूमेंट रहता है ना उसके सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो है किसके बारे में। जैसे कि वो जिसमें 3 अलग अलग टॉपिक थे वो वाला मेरे पास अगर कॉर्पस है तो उसमें एयर पोल्यूशन हो गया। ये जो 2 वर्ड्स हैं ये फ्रिक्वेंट वर्ड्स में आएंगे क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है पर स्टॉप वर्ड्स जितनी ज़्यादा नहीं है और ना ही रेयर वर्ड्स जितनी कम है, मतलब कि थोड़ी मिडिल में है। उसके आगे देखो ग्राफ जो है अकरेंस वाली साइड से वो एकदम नीचे चला गया है, मतलब कि जो वर्ड्स हैं जिनकी अकरेंस सबसे ज़्यादा कम है वो हो जाते हैं हमारे रेयर वर्ड्स और उन रेयर वर्ड्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू दिख रही है। तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट समझ में आया कि स्टॉप वर्ड्स कौन से हैं, फ्रिक्वेंट वर्ड्स कौन से हैं और रेयर और वैल्यूएबल वर्ड्स कौन से हैं। और कहीं ना कहीं हमें इनकी अकरेंस के बेसिस पे, मतलब कि इनकी फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे इनकी वैल्यू भी समझ में आई कि मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला वर्ड है, उसकी वैल्यू सबसे कम है। फिर जो थोड़ा सा कम रिपीट हो रहा है
उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो बहुत ही रेयर वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब हम पढ़ लेते हैं टर्म फ्रिक्वेंसी के बारे में। तो ये देखो टर्म फ्रिक्वेंसी क्या है। तो जो टर्म फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी है किसी वर्ड की, कि मतलब एक डॉक्यूमेंट में वो जो वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है, उसे हम टर्म फ्रिक्वेंसी कहेंगे। तो देखो ये तुम्हें टेबल बना हुआ दिख रहा है, तो बस यही है हमारी टर्म फ्रिक्वेंसी। उसके बाद हम आ जाते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी समझनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट में जो वर्ड है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। मतलब कि इसमें हम लोग पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे कि एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया। इसमें हमने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट को मिला लिया और फिर उसकी टोटल फ्रिक्वेंसी देख ली कि मतलब हर डॉक्यूमेंट में ये एक वर्ड कितनी बार आ रहा है। तो जैसे कि अमन, अवनी, वेंट, टू, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमने देखा 2 डॉक्यूमेंट में आ रहे थे एक एक बार। तो टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, टोटल सारे डॉक्यूमेंट को मिला के अगर हम देखें तो टोटल कितनी बार ये वर्ड आए, तो 2 बार आए, तो इसलिए सब में 2-2 लिख दिया, और जो एक बार आए उनमें 1-1 लिख दिया है। ऐसा मतलब कि इसमें पर डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाता, इसमें सारे डॉक्यूमेंट को मिला लिया और फिर देख लिया कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट में ये एक वर्ड कितनी बार आ रहा है और फिर वो लिख दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी। बस जो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट रहता है ना वो न्यूमरेटर में आता है, और उस वर्ड की जो फ्रिक्वेंसी रहती है ना वो डिनोमिनेटर में आती है। जैसे कि ये वर्ड था अमन, ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, 2 थी, 2 बार आया, ठीक है। डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी इसकी 2 थी, तो हमने क्या किया, क्या फ्रैक्शन बना, 3/2, क्योंकि टोटल 3 डॉक्यूमेंट थे, उन तीनों में ये 2 बार आया बस, तो 3/2 बना है ना। इनवर्स है इसीलिए उल्टा फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे करके हमने इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी बना दी, ठीक है। जैसे एंड दिख रहा है वो एक बार आया है, तो 3 डॉक्यूमेंट थे तो 3/1 हो गई उसकी, मतलब कि इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी 3 हो गई, ऐसा। तो ऐसे करके हमें TF-IDF का फॉर्मूला मिल गया। क्या है फॉर्मूला, TF की वैल्यू इंटू लॉग IDF की वैल्यू। अब इसमें ये लॉग देख के डरना नहीं है ना, क्योंकि ये कैलकुलेट करने को वैसे जनरली आएगा नहीं, और इसको हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। अभी तुम लोग 10th में हो तो ये लॉग का ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। तो अब देखो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया है ना, अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग कॉलम बनाए। तो फर्स्ट वाले में पहले डॉक्यूमेंट का है ना, तो उसमें हमारी TF वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो देखो 1 लिख दिया है, और फिर लॉग, और फिर अंदर उसमें लॉग IDF वाली वैल्यू डाल दी है, तो देखो लॉग 3/2 डाल दिया है ना। तो ऐसे करके सारी पूरी टेबल बना दी, और देखो जहाँ पर फ्रिक्वेंसी 0 थी वहाँ 0 भी लिख रखा है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट 1 वाले के वॉन्ट में देखो 0 log 3/2 लिख रखा है, तो इस तरीके से। उसके बाद ये देखो ये टेबल आ गई हमारे सामने जिसमें सब कुछ कैलकुलेटेड है। अब हम इसे समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इससे क्या सीखा कि जो भी वर्ड है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उसकी वैल्यू सबसे कम है, ठीक है, और हम उन्हें स्टॉप वर्ड्स मान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये सीखी, और फिर हमने दूसरी चीज़ ये सीखी कि जो भी वर्ड है जिसकी TF-IDF वैल्यू ज़्यादा है तो उस वर्ड की टर्म फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, पर उसकी डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी कम है ना। मतलब कि वो एक डॉक्यूमेंट में आ रहा है और एक डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो वर्ड है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हर डॉक्यूमेंट में वो कॉमन नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या सीखी, ये जो वैल्यूज़ होती है ना ये कंप्यूटर को समझने में मदद करती है कि कौन सा वर्ड इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, जब वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है तब, ठीक है। अब हम ये TF-IDF के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। तो ये TF-IDF जो है वो डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करने में मदद करता है, मतलब कि ये अलग अलग बांट देता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, किस जेनरे का है। उसी के साथ साथ ये टॉपिक मॉडलिंग करने में भी मदद करता है। तो ये क्या करता है, जो भी कॉर्पस रहता है ना उसमें टॉपिक फाइंड करने में मदद करता है, मतलब कि प्रेडिक्ट कर लेता है कि क्या टॉपिक होगा। उसी के साथ साथ ये एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, जो भी कॉर्पस होता है ना उसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अलग निकाल लेता है। और तो और ये स्टॉप वर्ड्स फिल्टरिंग का भी काम करता है, मतलब कि ये जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं ना उनको ये निकाल देता है, ठीक है, मतलब फिल्टर कर देता है कि भैया इस वर्ड की ज़रूरत नहीं, इसको हटाओ, ऐसा। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है एनएलपी वाला वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ साथ जो थ्योरी वाला पोर्शन है जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में आने वाला है वो पूरा अपना पार्ट बी वाला ख़त्म होता है। इसके पहले की जो यूनिट्स हैं उनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। और अभी एआई से रिलेटेड दूसरी वीडियोस भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।